आइडियल एक्सप्रेस की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। बिहार की हम चर्चा करेंगे और जिस तरीके से जंगल राज को लेकर एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि आखिर बिहार में क्या कुछ क्राइम चल रहा है और किस तरीके से अपराध के ग्राफ को देखा जा सकता है, इन सारे पहलुओं के बीच से अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के भी दौर शुरू हो गए हैं। और ऐसे मौके पे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि क्या कुछ हुआ बिहार में, क्योंकि लगातार हत्याओं का दौर है। पिछले एक महीने की बातचीत की जाए तो जो आंकड़े सामने आए हैं उसको देखकर सभी चौंक गए हैं। माना जा रहा है कि 50 से अधिक हत्या हो चुके हैं और ऐसे में पुलिस विभाग की तरफ से जो सफाई दी जा रही है उसको लेकर भी अब बयानबाजी तेज है। जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आज की बात की जाए, पहले सुबह जिस तरीके से एक व्यक्ति की हत्या की गई और अस्पताल के अंदर जिस तरीके से अपराधी पहुंचे और हथियार लहराते हुए जिस तरीके से अंदर आकर हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद से वहां से वे फरार होने में कामयाब हो गए। सवाल कई खड़े हो रहे थे और साथ साथ चर्चा भी तेज है। पूरे देश में एक बार इस पर नज़र इसलिए भी है क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और बिहार विधानसभा के चुनाव जब होते हैं तो पूरे देश की राजनीति कहीं न कहीं गर्म होती नजर आती है। अब जाकर हत्याओं के दौर के बीच से आज जिस तरीके की परिस्थितियां नजर आई हैं उसमें हम आज चर्चा भी करेंगे अपने सहयोगी से और बातचीत भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ, किस तरीके से घटना को अंजाम देने में कामयाब हुए अपराधी और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस हत्या के पीछे क्या कुछ उद्देश्य रहे हैं, इसकी भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इलाज क्रम में है, बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं सर? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा इसमें। अभी जी आपने कहा पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या होना है इसमें। नहीं, उसकी मौत हो गई है चंदन मिश्रा। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं, पेरोल पे बताया अपराधी। क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वॉर के में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी पार्टी एडीजी हेडक्वार्टर से जो कुंदन कृष्णन है वो एक ऐलान जारी किए कि जो हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जो शूटर है, उनकी अब पहचान की जा रही है। इस मामले में ऐसा कोई लगता है कि कोई हिस्ट्री सीटर, क्या वो एंटी पार्टी था जो गोली चलाया? इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वॉर में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है और जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है उसमें। इलाके में सनसनी फैल गई है और सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि इस बार ये माना जा रहा है कि लालू यादव के कार्यकाल की जब चर्चा होती थी तब जब हम जंगल राज की कल्पना करते थे और बातचीत करते थे कि आखिर जंगल राज से कामयाबी कैसे मिलेगी, इसको कैसे कैसे निजात दिलाए जा सकेंगे। लेकिन आज की बातचीत की जाए तो गठबंधन की सरकार है, बीजेपी की सरकार वहाँ काम कर रही है, नीतीश वहाँ मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में अब इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में अपराधी कामयाब होते नजर आ रहे हैं, तब जाकर सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। हम आज समझेंगे जरा कि बिहार की जो गतिविधियां हैं, चुनाव के ठीक पहले हत्याओं का दौर जिस तरीके से सामने आया है, राजनीति भी तेज हो रही है, लेकिन हम अपने सहयोगी कुंदन से समझने की कोशिश करेंगे आज कि किस तरीके से बिहार के राजनीतिक तापमान के साथ साथ आपराधिक ग्राफ भी देखा जा रहा है। कुंदन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये घटना घटी आज की सुबह की और जिस तरीके से हत्यारे सीधे सीधे अस्पताल पहुंचकर कहीं न कहीं गोलियों से भून डाला, एक कहा जा सकता है कि अपराधी जरूर माने जाते थे चंदन मिश्रा, उन पे भी 10 मामले हैं, लेकिन सवाल तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े हो ही रहे हैं। देखिए राकेश जी, एकदम निश्चित तौर पर जिस तरह का स्थिति बना है राजधानी पटना का, आप 4 जुलाई से ही चर्चा करना शुरू कर दीजिए। 4 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या होती है। गोपाल खेमका जो है क्लब से आते हैं और अपने घर पहुंचने से पहले यानी दरवाजे पर ही उनकी हत्या हो जा रही है। एक आदमी था हत्यारा, एकदम 6 सेकंड के अंदर में वो गोली मारा और वहां से स्कूटी से निकल गया। उसके बाद हत्या होती है। बालू कारोबारी थे, उनका हत्या हो जाता है। और अगर हम बात करें तो कोई भी सुराग
नहीं आया है अभी तक। देखे तो गोपाल खेमका के मर्डर से 2 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है और कई तरह की बात सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी विरोधाभास है। जिसके नाम पे कहा गया कि जिन्होंने गोली चलाई है उनकी पत्नी कुछ और कह रही है, प्रशासन के लोग कुछ और कह रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है। और आज की घटना को आप देख लीजिए, पहले सुबह की घटना है, 7:15-20 के लगभग ये घटना हुई है और पारस अस्पताल के अंदर में आईसीयू में भर्ती थे वो। देखिए अपराधी किस तरह से निडर होकर के आईसीयू में 4-5 में जाते हैं। उससे पहले देखिए पिस्टल वो लोग निकालते हैं और हम फायरिंग की मोड में जाते हैं, एकदम अंदर घुसते हैं और सारा वीडियो सीसीटीवी में कैद है। तो निश्चित तौर जी पर बेखौफ अपराधी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए घटना स्थल जो है बेली रोड में है, पारस अस्पताल बीवीआईपी मोहल्ले है वहां पर। वहां से अगर आप बात कीजिए तो पुलिस मुख्यालय की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर ही होगी। पुलिस मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर दूरी अगर हम कहें तो वो अस्पताल है, पारस अस्पताल है। और अपराधी इतने बेखौफ हैं कि जन सीधा सीधी जाते हैं और मर्डर करके वहां से निकल भी जाते हैं। लोग देखते रह जाते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा चौक है, मछली का मंडी वहां पर लगता है पारस हॉस्पिटल के पहले। तो कई जी हजार भीड़ के बीच वो अपराधी निकल के पिस्तौल लहराते हुए निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस कहीं नहीं है। पुलिस नदारद है। पुलिस कर क्या रही है, जब कोई घटना हो रही है तो उसकी जांच कर रही है, सफाई दे रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। त्वरित कार्रवाई जो होनी चाहिए थी। देखिए पूरे पटना में की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर थाना में, जितना थाना है सब में डीएसपी दिया गया है। यहाँ पर जी 7 आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है यहाँ पर, जो कि कानून व्यवस्था को देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के अलग डीएसपी होते हैं, जनरल डीएसपी अलग होते हैं। बावजूद इसके क्राइम कंट्रोल नहीं होना निश्चित तौर पर जो पुलिस है, पटना पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। राकेश सर, कुंदन जी, ये सवाल तो कई विपक्ष खड़े हो शुरू रहे हैं, से खास करके जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे सुबह से लेकर आज की गतिविधियां जब देखी जा रही थी, तब जाकर तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए। पुलिस महकमा खास करके अपने दावे जरूर कर रहा है। पिछली हत्या की बातचीत की जाए, आपने जिक्र भी किया गोपाल खेमका की जब हत्या हुई थी उस समय कहा जा रहा था कि एक अपराधी जो उससे जुड़ा हुआ था उसका इनकाउंटर किया गया था। लेकिन पुलिस के क्या बयान आ रहे हैं, मेरी जो जानकारियां आ रही हैं उसमें कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जिसपे राजनीति भी तेजी से होती जा रही है। एडीजी, बिहार के एडीजी खास करके जिस तरीके से उनका बयान आया है कुंदन कृष्णन का, कि जिस तरीके से 3-4 महीनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि अप्रैल महीने के बाद से इलाके के लोगों को काम नहीं होता है, खेती नहीं हो पाती है, तो जून महीने तक फ्री हो जाते हैं। क्या लगता है कि इस बयान को लेकर क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब आपस में आरोप प्रत्यारोप के दौर तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं? देखिए चुनावी मौसम से पहले ही बिहार में बड़ा बदलाव हुआ था प्रशासनिक जी महकमा में। आपको बता दें कि पटना से कुछ दिन पहले ही एसएसपी बदले गए। यहाँ पर जो है जो डीजी हैं वो आईजी बदले गए थे। और इससे पहले भी बड़ा बदलाव हुआ था। और कुछ दिन पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में थे, वो उनको जब यहाँ लाया गया और जब वो ज्वाइन किए थे तो कहा जा रहा था कि कुंदन कृष्णन एसटीएफ के भी प्रमुख वो हैं। ये भी आपको हम बता दें, सिर्फ एडीजी मुख्यालय ही नहीं है, एसटीएफ के प्रमुख है यहाँ पर। और ये कहा गया था कि अब क्राइम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे कुंदन कृष्णन। और जिस तरह से वो दावा किया और जिस तरह कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बयान दिए थे, जो बयान वायरल हो रहा है, उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर जो बयान, जिस तरह का बयान ऐसी स्थिति में दे रहे हैं जबकि राजधानी पुलिस लगातार कह रहा है, राहुल गांधी तक कहे हैं कि क्राइम का कैपिटल बन गया है राजधानी पटना। ऐसे जी समय में अगर प्रशासन के कोई बड़े अधिकारी इस तरह का बयान देते हैं, निश्चित तौर पर हास्यास्पद है। और इसको कहा जा सकता है कि प्रशासन अभी भी उदासीन है। जिस तरह कार्रवाई होती है, देख लीजिए ना, पुलिस वहां खड़ी रहती है और गोली मारकर अपराधी निकल जाते हैं, उस पर पुलिस को पता चलती है। राजधानी पटना के अंदर जो गाड़ियां है, लगभग 50-60 बेली रोड में रहता होगा। पूरा बेली रोड को खंगालिएगा तो ये दावा रहता है पुलिस का कि 112 डायल जो है वो है यहाँ पर, लेकिन कहीं नजर नहीं आता है उस समय में जब घटना होती है। घटना होने के बाद तुरंत पुलिस जरूर पहुंचती है, जांच की बात करती है, जांच को लेकर कार्रवाई भी करती है, सीसीटीवी फुटेज भी जारी करती है, लेकिन घटना स्थल पर घटना के समय पुलिस मौजूद नहीं होता है। जहां तक आपने कहा कि गोपाल खेमका को लेकर के जो कांड हुआ था उसमें एक आदमी को शूट आउट किया गया। वहां स्थिति देखिए, पुलिस पहुंची थी, वहां पर हथियार तस्कर था वो। पुलिस जब पहुंचा था, खास करके जो जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उमेश की और अशोक चौकी, तो पुलिस वहां पर जी पहुंचा था।
पहले ही गिरफ्तार कर लिया था पुलिस उसको। आप समझ लीजिए कितना बड़ा उसमें लोचा है। पूरा देखिए, जिसका जिसको शूट किया गया राजा नाम के लड़का को पटना सिटी में ले जाके पुलिस पहले उसको जी गिरफ्तार कर ली थी, उसको ले गई थी कि कहाँ हथियार रख रहे हो। अब ऐसे समय में जबकि पुलिस की गिरफ्तारी में कोई है तो पिस्टल चला करके वो गोली मार देगा किसी को, सर ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसका जो मर्डर या शूट आउट हुआ था, अगर हम कहें तो निश्चित तौर पर पुलिस कुछ भी कहे, लेकिन एक प्लान के तहत ये किया गया तो चलिए एक तस्कर को मार देंगे तो कुछ मामला जो है मतलब शांत हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर हथियार तस्कर वो जरूर था। इस मामले से गोपाल खेमका के मामले में संलिप्त जरूर था, हथियार उन्होंने ही दिया था। लेकिन जो जी शूट आउट की बात कहा गया, वो मुख्य अपराधी को पुलिस शूट आउट नहीं कर पाई, और मुख्य अपराधी को कह के पुलिस जिसको अभी जेल में डाला है, ये 100% गारंटी नहीं है कि उन्होंने ही शूट किया है, क्योंकि वीडियो जिस तरह का दिखा 6 सेकंड में गोपाल खेमका की वीडियो जिस तरह से दिखा वो, और जिस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करके जेल में भेजी है उसकी बीवी का साफ साफ कहना है कि हमारे पति का पैर का ऑपरेशन हुआ है, स्टील लगा हुआ है, इतना जल्दी वो मार के किसी को भाग कैसे सकते हैं। कई सवाल जी पुलिस जी। पर है, पटना तो पुलिस की सवाल तो कई कार्यशैली खड़े हो रहे हैं को कुंदन जी। लेकर हम कई जब सवाल। बातचीत करते हैं बिहार की, आज की बातचीत की जाए तो दो घटनाक्रम का आपने दोनों घटना का जिक्र किया जिस तरीके से, और जिस तरीके से आज राजनीति होती जा रही है, बयानबाजी तेज है, चुनाव के पहले की जो बयानबाजी है वो सरगर्मी भी देखने को मिल रही है, और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि चर्चा भी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। कुंदन जी, आप लंबे समय से कहीं न कहीं उस इलाके को जानते हैं, बिहार की राजनीति को भी समझते हैं, और आपराधिक जो गतिविधियां होती रही हैं उस पर भी बारीकी से आपने नज़र रखा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहे हैं, अपराध का ग्राफ देखने को मिल रहा है, पहले कहा जाता था कि लालू यादव के समय में राज्य में जंगल राज है, आज तो नीतीश की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आज लोग इसे किस रूप में देख रहे हैं? जंगल राज की चर्चा फिर से वहां दिखाई पड़ने लगी है। निश्चित तौर पर विपक्ष के लोग तो लगातार कह रहे हैं कि गुंडा राज आ गया। तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह ट्वीट किया। देखिए, यहाँ तक सत्ता पक्ष के लोग भी, आप देखे होंगे कि चिराग पासवान ने भी देर शाम आज सोशल मीडिया पर लिख ही दिया, बिहार की कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, राजधानी की पुलिस क्या कर रही है पता नहीं चल रहा है। तो जी सत्ता पक्ष के लगातार तंज कस रहे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं या आला अधिकारी हैं उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। सड़क पे पुलिस दिखती नहीं है, घटना होने के बाद पुलिस आ जाती है, उसके बाद जांच की बात करती है, जांच पूरा होता है कि नहीं होता है, फाइल बंद हो जाता है, इसकी भी जानकारी को होता नहीं है। निश्चित तौर पर जो अगर बड़े अधिकार लोगों की हत्या होती है, अगर बड़े कोई व्यापारी हैं या कोई बड़े रसूख वाले लोग हैं, तो उनकी हत्याओं जी का जो स्थिति होती है उसके बाद जो जांच होती है निश्चित तौर पर उसको लेकर खुलासा किया जाता है। लेकिन कहीं जी छोटे लोगों की जो हत्या हो रही है, जैसे देखिए उस दिन कुआ निगमित करके एक बैंक मैनेजर डेथ कर गए, मर गए, और जिस तरह से वो मर गए उनका कहना था कि किसी ने उसकी उनकी हत्या कर दी है। तो इन सब मामलों को लेकर के त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पटना पुलिस घटना स्थल पर जहाँ घटना होता है वहां से गायब का बहुत बड़ा सवाल है। सवाल जनता भी पूछ रहा है, पटना के लोग भी। हत्या के बाद जो लगातार सीरीज वाइज हत्या हो रहा है उसके बाद पटना के लोग भी आतंकित हैं, और कहीं न कहीं जिस तरह से हॉस्पिटल में घुस करके हत्या कर दी गई है, तो इसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग कुछ से कुछ कह रहे हैं, याद दिलवा रहे हैं कि जंगल राज क्या था, ये था वो था, लेकिन वो नहीं, दूसरे के उदाहरण देने से कुछ नहीं होगा, सख्ती करनी होगी। और कहीं न कहीं पुलिस को, खास करके जो कानून व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, उन्हें मेहनत करना होगा, उन्हें एक्टिव होना होगा। नीचे से ऊपर तक जो स्थिति है अभी, शराबबंदी के बाद जो स्थिति बना है राकेश जी बिहार में, उसका तो जी पूछिए ही नहीं। शराबबंदी के बाद पुलिस कहाँ व्यस्त रहती है, कहाँ मस्त रहती है, ये आम लोग तो जानते ही हैं, उसको कहना ठीक नहीं है। लेकिन इतना बात समझ लीजिए कि पटना पुलिस हो या किसी राज्य की कहीं भी किसी की पुलिस, घटना होने से पहले अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है। घटना क्यों हुआ, क्या हुआ, वो घटना होने के बाद ही बता पाती है। कुंदन, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है खास करके कि अमूमन जब हत्याएं होती हैं, राज्य में जब अराजक स्थिति नज़र आती है तो कई बड़े मुद्दे सामने आते हैं। बिहार की जब हम चर्चा करते हैं तो एक बड़ा स्टेट माना जाता है, राजनीति के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अहम माना जाता है।
देश की राजनीति की जब चर्चा करते हैं तो बिहार की भूमिका भी अहम मानी जाती है। क्या लगता है वहाँ कौन से ऐसे मसले हैं, कौन से मुद्दे हैं, कौन सा ऐसा विवाद ज़्यादा नज़र आता है जिसको लेकर इस तरह की हत्याएं होती हैं? कुछ लोगों का कहना है कि गैंगवार की स्थिति भी बनती नज़र आती है, बदले की भावना भी देखने को मिलती है, और हाल के दिनों की बातचीत की जाए तो प्रॉपर्टी के विवाद और ज़मीन के विवाद, ये दो ऐसे मामले आ रहे हैं जिसको लेकर चर्चा है कि आखिर यहाँ हत्या का दौर शुरू हुआ है और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की तरफ से, राजनीतिक जगत के लोगों की तरफ से और सामाजिक लोगों की तरफ से भी आपकी बातचीत होती रही है। क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और अपराध थमते नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए राकेश जी, एकदम निश्चित तौर पर जमीन विवाद जो है वो सबसे बड़ा कारण है। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए और जिस तरह से डेवलपमेंट बिहार का हुआ और जी। जिस तरह से सड़कें बनी और सड़क के किनारे जो भी जमीन थे उसके दाम मांगे हुए सरकार ने, अगर हम कहें तो खुद से रेटिंग कर दिया। सरकार ने कह दिया कि इस गांव का जमीन इतना रुपये कट्ठा बिकेगा, इतना रुपये उनका हम रजिस्ट्री फीस लेंगे। उससे जमीन का दाम हाइक हुआ और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ा। जमीन विवाद यानी यहाँ पर जो कागजात हैं लोगों के सुलझे नहीं है, आपसी बंटवारे नहीं हो पाए। कई सालों से यहाँ पर हम कहें राजस्व भूमि सुधार विभाग अभी तक ये सब नहीं कर पाया है। हाल में शुरू भी किया लेकिन नहीं हो पाया है। तो ये भी एक जी। कारण है। आपसी विवाद अगर है तो भूमि विवाद ज्यादा बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा जो जमीन माफिया है उनके बीच में है। जमीन का रेट ज्यादा होने के कारण जमीन माफिया कम दाम पर जमीन लेते हैं और ज्यादा दाम पर बेच देते हैं। बालू माफिया, देखिए बिहार में बालू माफिया का भी एक गैंग है जो बालू उठाते हैं, बेचते हैं, चोरी छुपे बालू का तस्करी करते हैं। तो कई तरह के गैंग हैं जिनके बीच आपसी संघर्ष भी होता है, गैंगवार भी होता है। आज की घटना को लेकर के पुलिस ने जो कहा कि चंदन मिश्रा दुर्दांत अपराधी थे और गैंगवार में मारे गए, तो निश्चित तौर पर वहां बक्सर में उनका रिकॉर्ड था, बक्सर जेल से उन्हें था और काफी कुख्यात थे। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन कुख्यात हो या कुछ भी हो, एक व्यक्ति थे जो अस्पताल में भर्ती थे, एक मरीज के रूप में भर्ती थे, पेरोल पे उन्हें भर्ती किया गया था और कल वो 18 तारीख को उनका पेरोल खत्म होने वाला था। फिर वो बेऊर जेल चले जाते। तो बीमार थे इसीलिए बेऊर से आए थे और सरकार ने ही परमिशन दिया था ना इसका। तो निश्चित जी। तौर पर अगर हम कहें तो सरकार ने परमिशन दिया था और वो अब इलाज करवा के जाते। लेकिन अस्पताल के अंदर घुस के मारना है, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो ये कानून का फेल्यूर है। जो लोग हैं कानून व्यवस्था में लगे हुए उसका फेल्यूर है राकेश। कुंदन, एक तरह से जैसे आपने जिक्र किया कि कानून व्यवस्था का फेल्यूरिटी माना जाता है, यानी कि कानून व्यवस्था ध्वस्त होता नजर आ रहा है। अमूमन ये भी माना जाता है कि एक माहौल तैयार करने की ज़रूरत होती है, अपराध के खिलाफ एक मुहिम चलाने की ज़रूरत होती है। और मुझे जो जानकारियाँ पहले भी, आपको भी लगातार इस बारे में चर्चा होते के समय जानकारी रहती थी कि एक माहौल, पुलिस का एक खौफ, पुलिस का एक माहौल और उस तरह के समाज में एक ऐसी सुविधा व्यवस्था दी जाती है जिससे अपराधियों का मनोबल गिरता जाता है और अपराध के दर कम होते नजर आ रहे हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं 2023 की बात की जाए उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आंकड़े, 2800 से अधिक हत्याएं की हुई हैं। उस पर 2024 में 2700 के आसपास हत्या हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि 2017 से अब तक यानी 22 तक में जो आंकड़े आए हैं, राष्ट्रीय स्तर पे आंकड़े आए हैं, उसमें 5 राज्यों की अगर तुलना की जाए तो दूसरे नंबर पे बिहार को देखा जाता रहा है। क्या लगता है कि पुलिस जिस तरीके से वहाँ कार्रवाई करती है, काम करती है, कहाँ दिक्कत आती है? क्योंकि वो माहौल नहीं दिखाई पड़ता है जिससे अपराधियों का मनोबल टूटे, अपराधियों का मनोबल गिरे और अपराध पर लगाम लगाई जा सके। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इच्छा शक्ति की कमी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, कोई बड़ा राजनीतिक रसूख वाले लोग यहाँ पर हत्या कर रहे हैं, भले ही विपक्ष कुछ भी कहे। लेकिन सच्चाई ये नहीं कि बहुत रसूखदार लोग यहाँ पर हत्याओं में जो हत्याओं का दौर है उसमें लगे हुए हैं, या अगर हम कहें तो वो बहुत बड़ा माफिया से जुड़ा हुआ कनेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा मोटा आपसी विवाद ही ज्यादातर नजर आता है। गोपाल खेमका के मामले में देखिए जमीन विवाद को लेकर के हुई थी। अशोक साव को जब पकड़ा गया तो उनके घर से कई तरह के कागजात मिले। इससे पहले भी जो हुआ कांड, बालू माफिया जो जिनको मारा गया था रमाकांत यादव को, उनके भी लोग जो पकड़ाए तो उसके बाद इसी तरह का बात सामने आया। तो ये नहीं है कि बहुत बड़े यानी जो हत्यारा है, जो अपराधी है, बहुत बड़ा गिरोह से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। पटना पुलिस या बिहार की पुलिस की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है एक तरह से। देखिए तो कानून जिस तरह से सख्त रखना चाहिए है
और जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पाती है। और उसका मुख्य कारण है कि कहीं न कहीं ये लोग किसी भी बड़े मामले को भी अगर हम कहें तो अगर कोई बयान आ गया, राजनीतिक रंग देने लगा तो उसको सुलझाने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर कोई छोटा मामला है, कोई उसको देखने वाला नहीं है तो उसको खत्म करने के लिए ये लोग सोचते हैं और फाइल में ही दबाना जाता है। अपराधी पकड़े गए, जेल गए, फिर वो अगर धारा कम लगा दिया गया तो वो छूट गए। तो निश्चित तौर पर कहिए तो पुलिसिया दबिश जो बनाना चाहिए था, सही में आप कह रहे हैं कि वो ये लोग नहीं बना पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि एक तरह से इच्छा शक्ति ही कम हो गई है। ये लोग सोचते हैं कि चलो जाए इस फंडे में क्या पढ़ना है, दूसरा फंदा में काम करो, कोई दूसरा चीज करो जिससे कि कुछ हो। तो देखिए, बदनामी भले ही सरकार की हो रही है और इसका मुख्य कारण है कि पुलिस के जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं, डींगे बड़ी बड़ी करते हैं, बात और बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन ऑन स्पॉट वो नजर नहीं आते हैं, उनके लोग नजर नहीं आते हैं। अब गांधी मैदान थाना का जो इंस्पेक्टर था उसको कल ये लोग जो है थानेदार को इन लोगों ने कल उनको निलंबित किया है। घटना 4 जुलाई को हुआ, निलंबन कल हो रहा है। तब देख लीजिए कार्रवाई किस तरह की हो रही है। क्या कि टाइम कार्रवाई होनी चाहिए कि तुम्हारा पुलिस कहाँ था। आज ही जब पारस अस्पताल में घटना हुआ और जिस थाना क्षेत्र में वो था, तो उस थाना क्षेत्र के जो भी थानेदार थे या इंस्पेक्टर थे या जो जवान वहां मौजूद रहते हैं, 112 डायल हो या कोई भी जो मौजूद ड्यूटी में रहते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी नहीं करना चाहते हैं ये लोग। यही कारण है कि अपराधी अपराध करके निकल जाते हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं है। पटना पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, उसका खौफ कहीं से नहीं है। राकेश, कुंदन जी, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके के माहौल में है बिहार के, उसमें अब कहा जा रहा है कि चुनाव का वक्त आता जा रहा है और चुनाव के समय में अमूमन ज़्यादातर प्रतिद्वंदी एक दूसरे के आमने सामने दिखाई पड़ते हैं। क्या लगता है कि अगर इसी तरह के अपराध के ग्राफ पर काबू नहीं पाया गया, उस पर रोक नहीं लगाई जाने की कोशिश की गई, तो बिहार विधानसभा के चुनाव में संकेत क्या दिखाई पड़ रहे हैं? आप लोगों की बात राजनीतिक जगत के लोगों से भी हो रही है, पुलिस महकमा से भी हो रही है और प्रशासन के लोगों से भी हो रही है। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये जो अपराध हो रहा है ऐसे ही आपसी वर्चस्व का है, धीरे धीरे ये कम होगा, पुलिस काम कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि देखिए भाई, सरकार अचेत अवस्था में है, कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। और जिस तरह से विपक्ष लगातार तंज कस रहा है, देखिए लगातार हत्याओं का दौर जारी है, विपक्ष डेली तंज कस रहा है, हर एक तरह का बात कह रहा है, प्रशासन के लोग भी सुन रहे हैं। जहां ज्यादा बयानबाजी होता है उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अगर कहें तो पुलिस की कार्रवाई जो हो रही है वो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो हालात है बिहार में विधानसभा चुनाव में, इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोगों का यह दावा है कि धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। प्रशासनिक जो अधिकारी है उनकी तबादले भी हम लोग करेंगे और कहीं कहीं सही करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन देखिए, जिस तरह की सरकार है केंद्र और राज्य में, जब कहें तो एक ही सरकार है और जिस तरह की घटना हो रही है, केंद्र सरकार की भी नजर है और कहीं न कहीं इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, कई नेता ऐसे हैं जो इतने बड़े घटना को भी अगर हम कहें तो सीधा सीधी जोड़ते हैं, विवाद हुआ ऐसे ही होता है, घटना होते रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पुलिसिंग में सुधार होगा। विपक्ष तो लगातार इसको लेकर सरकार पर अगर हम कहें तो आरोप लगा ही रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि सत्ता के संरक्षण में हो रहा है, इसीलिए रोक नहीं पा रहे हैं। अब देखना है कि सरकार इस पर करती क्या है और विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम कहें तो इस तरह की घटनाओं पर कितना लगाम लगाने में बिहार सरकार या बिहार के जो प्रशासन है वो सक्षम हो पाते हैं। राकेश, चलिए कुंदन, जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार की परिस्थितियों को जानने की ज़रूरत है, चाहे प्रशासन के लोग हों, पुलिस महकमा हो या फिर राजनीतिक जगत से जुड़े लोग हों, तमाम लोगों को आज के दिन समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में एक सुकून की ज़रूरत है, अपराध मुक्त बिहार की ज़रूरत है। और लंबे समय से जब जिस तरह की घटनाएँ होती हैं तो कहा जाता है कि बिहार में जंगल राज लगातार कायम है। आज की बातचीत की जाए तो जिस तरीके से घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, उसमें फिर से एक बार जंगल राज की याद आती है। तुलना इस बात की हो रही है कि क्या लालू प्रसाद यादव के राज में बड़ा जंगल राज था या नीतीश सरकार के राज्य में एक नए सिरे से जंगल राज देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके के माहौल है, चुनाव का माहौल के बीच से सरकार, प्रशासन और बाकी तमाम लोग सभी इस दिशा में कारगर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे अपराध से मुक्ति मिल सके और आम जनता राहत के साथ आगे बढ़कर चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा सके। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।